नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग गणित विषय पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने एक चैप्टर शुरू किया था औसत, जिसके 9 सवाल मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूं। तब हम बात करते हैं उससे आगे सवाल नंबर 10 से। तो जैसा कि कल मैंने आपको बता दिया था कि अगर पदों में अंतर समान हो अर्थात पद समांतर क्रम में हो तो उनका औसत निकालने का सामान्य तरीका है पहली और अंतिम संख्या के योग का आधा। देखिए, तो जैसे ये सवाल है कि 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत बताइए। तो देखो, पहली सम संख्या 2 होती है, दूसरी 6 होती है, दूसरी 4 होती है, तीसरी 6 होती है, चौथी 8 होती है। तो आप एक बात गौर कर पाएंगे कि जो सम संख्याओं के क्रमांकों में एक समानता है वो ये है कि पहला निकालोगे तो 2 का मल्टीप्लाई, दूसरी निकालोगे तो दूसरी में 2 का मल्टीप्लाई, तीसरी निकालोगे तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई, ऐसे अगर 40वीं निकालोगे तो 40 में 2 का मल्टीप्लाई। स्पष्ट हुई बात। अब यहां से एक बात हम लोग समझ पाएंगे कि ये सारे के सारे पद समांतर क्रम में हैं, और जब पद समांतर क्रम में हो तो औसत निकालने का तरीका क्या है? पहली और आखिरी संख्या के योग का आधा। तो इस आधार पर जब हम पहली और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे तो 82 आएगा, उसका आधा करेंगे तो 41 आएगा। क्लियर? अर्थात, लेकिन वही ध्यान रखना है एक चीज का कि ये सवाल अभी गलत टाइप हुआ है। सही तब होगा जब यह प्रथम शब्द लगा हो या आरंभिक शब्द लगा हो। ठीक है, जैसे सवाल होगा कि प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत बराबर n+1। कल मैंने जाते जाते एक बात क्या सिखाई थी कि प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पूछे तो n बताना है, उतना ही बताना है, और प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत पूछे तो n+1 बताना है। कहने का मतलब आरंभिक 50 क्रमागत सम संख्याओं का औसत पूछे तो 51 आएगा, और आरंभिक 50 विषम संख्याओं का औसत पूछे तो 85 आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाला सवाल भी स्पष्ट हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो हम लोगों ने एक चीज सीख ली है या जानते होंगे कि अभाज्य संख्याओं में क्या होता है कि कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कैसा संबंध? कि उनमें कोई समांतर क्रम नहीं बनता है। जैसे समझिए, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, उसके बाद दूसरी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। हमें चाहिए 9। देखो, 2, 4, 6, 7 हो गई हैं। 17 के बाद फिर 19, और 19 के बाद फिर 23, यही हो गई। अब इनको करने का तरीका क्या है कि कोई अंतर तो समान है नहीं। अगर इन संख्याओं के अंतर में समानता होती तो हम क्या करते? पहली और आखिरी संख्या के योग का आधा। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे? सीधा सीधा पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ठीक है, तो देखो, पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, फिर 8, 9, 10 तो होती नहीं, 11, फिर 12 अभाज्य नहीं होती, 13, फिर 14, 15, 16 अभाज्य नहीं होती, 17, फिर 18 अभाज्य नहीं होती, 19, फिर 20, 21, 22 ये अभाज्य नहीं होती तो 23। क्लियर है ना? अभाज्य कौन सी होती है एक बार ये बताओ? वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं वे कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। देखिए, तो जोड़ो, 2 और 3, 5 और 5, 10 और 7, 17, 11, 28, 13, 41 हो गए ना? सही है। 41 और 17, 58, 58 और 19, 58 और 19, 77, 77 और 30, 100। तो टोटल हो रहा है आपका 77 और 23, 100। टोटल हो रहा है 100। संख्याएं कितनी है? 9। तो 100 में अगर 9 से डिवाइड करोगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा 11 सही 1/9। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है,
यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या बताइए। देखिए गौर से, अब पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या का दुगुना है। मेरी बात को सुनेंगे। जैसे अब यहां देखो क्या बोला है कि संख्याएं सम हैं, विषम हैं, ऐसा कुछ भी बोला हो तो आप पाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। और अगर ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है तो स्पष्ट तौर पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ संख्याएं कोई भी 3 हैं जो भिन्न भिन्न हैं, जिनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। स्पष्ट। देखिए तो मैं क्या करूंगा, कोई सी 3 संख्याएं ले रहा हूं, एक ए ले ली, एक वी ले ली, एक सी ले ली, क्योंकि चौथी भी लेनी है तो डी ले ली। कोई भी रैंडम 4 नंबर हमने ले ली। आप चाहें तो एम एन ओ पी ले ले, कोई भी, ठीक है। अब देखिए प्रथम 3 संख्याओं का औसत, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। अब यहां समझने का प्रयास करना है। पहली, दूसरी, तीसरी संख्या का औसत, औसत क्या होता है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो पदों का योग बट्टे पदों की संख्या जो चौथी संख्या का दुगुना है। क्लियर हुई ये बात? चलिए अब यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो केवल एक लाइन मेरे हिस्से में आएगी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 6d। इसके अलावा कोई बात मेरे काम में यहां से तो नहीं आ रही है। एक स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 हो तो डायरेक्ट कर लीजिए। अगर 4 संख्याएं हैं और चारों ही संख्याओं का औसत अगर 12 दिया है तो उनका योग हो गया 48। 48 कैसे? पदों का योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। समझना है। तो यहां से देखिए ए बी सी टोटल हो गया 6d और d मिला के 7d। 7d कैसे हो गया? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 6d। तो टोटल हो गया 7d। अगर 7d बराबर 48 है तो d बराबर 48 बट्टे 7 आ जाएगा। क्या ये बात स्पष्ट हो पाई है? चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सवाल करने के बाद थोड़ा सा अलग हट जाया करूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, उसका बाद में अपना नोट कर सकें। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए कि लिखा हुआ है 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा देने पर प्राप्त संख्याओं का औसत क्या है? देखो एक चीज को समझिएगा, 6 संख्याओं का औसत 12 है। मैंने ये कहा आपसे कि औसत का तात्पर्य है दिए गए, औसत का मतलब है दिए गए आंकड़ों को दिए गए पदों में समान रूप से विभाजित करना। मतलब कहने का ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं, हालांकि मैं ये कह सकता हूं, ठीक है अब सुनिए। तो इसका तात्पर्य हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि औसत का मतलब है कि जैसे 6 संख्याओं का औसत 12 है तो मैं ये मान सकता हूं कि 6 व्यक्ति हैं जिनमें से प्रत्येक के पास 12 12 12 12 12 12 बटा हुआ है, रुपया, धनराशि, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए। अब अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है ये बराबर बटा हुआ, लेकिन अपने सवाल को निकालने के लिए कॉन्सेप्चुअल बात बड़े काम में आ जाती है कि मान लीजिए, स्पष्टतः नहीं कहा नहीं जा सकता लेकिन हो सकता है ना, तो हम हो सकता है वाली बात पर तो सवाल निकाल लिया करेंगे। देखो तो 6 संख्याओं का औसत 12 है, मतलब मान लीजिए कि 6 लोग हैं तो सबके पास 12 12 रुपए है। ध्यान रखना है बात दिमाग से, ये नहीं कह रहा हूं कि गारंटी से 12 ही है, मान लीजिए बस। हो सकता है एक के पास 10 हो और एक के पास 14 हो, क्योंकि औसत तो तब भी 12 ही आएगा। 10 और 14 24 बट्टे 2 12 ही तो आएगा। हाँ ध्यान रखना, लेकिन मान लीजिए कि सबके पास 12 12 12 12 रुपए हैं।
अब 12-12 रुपए हैं, आपने क्या किया कि प्रत्येक से बोला ऐसा करो 2 घटा दो। अगर प्रत्येक आदमी अपने 12-12 रुपए में से 2 घटा देगा तो सबके पास कितने रुपए रह जाएंगे? 10। यही इस संख्या का औसत है। क्लियर है? एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है उस पर भी जिक्र कर लेते हैं, आराम से समझना कि अगर मैं आपसे ये बोलूं, बात को मेरी को समझना कि नया औसत कैसे निकालेंगे, कि 6 संख्याएं हैं, इनका औसत 12 है। अगर 6 संख्याओं का औसत 12 है तो इन 6 संख्याओं का, इन 6 पदों का योग कितना हो गया? 72। क्लियर? अगर प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, यानी 6 संख्याएं हैं और प्रत्येक में से 2 कम कर दिया जाए तो रहेंगी तो 6 ही। भाई प्रत्येक की वैल्यू में से 2 कम किया है, लोग तो कम नहीं किए। चलिए तो यहां से आप देखेंगे कि हो गया 72 और 12 60/6 तो कितना हो गया? 10। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूं, सीधी बात। अगर संख्याओं का औसत दिया गया है, प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया तो औसत 2 घट जाएगा, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया तो औसत 2 बढ़ जाएगा, प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर दिया तो औसत 2 गुणा हो जाएगा। जैसे फिर से समझने का प्रयास करना, लिखा हुआ है कि 10 संख्याओं का औसत 13 है। ठीक है, सेम सवाल है, देखो 10 संख्याओं का औसत 13, अपने काम की बात 13। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, कितना? 4, तो औसत कितना हो जाएगा? 17। अब बार बार तो नहीं निकालोगे पूरा पूरा, समझने के बाद आसान करोगे। फिर समझो मैंने क्या बोला, 10 संख्या कोई भी रैंडम नंबर है, हमें उससे लेना देना नहीं, लेना देना किससे? उनके औसत से। 10 संख्याओं का औसत 13 है, प्रत्येक में 4 जोड़ दोगे तो औसत, नया औसत हो जाएगा 13 और 4 17। 4 घटा दोगे तो 13 में से 4 घटा दो, 4 का गुणा करना हो तो 13 गुणा 4 52। क्या ये बात स्पष्ट हो पाई है? चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला एक सवाल है, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। देखिए गुणज अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल, तो 7 का पहला मल्टीपल 7 हो गया, दूसरा 14 हो गया, तीसरा 21 हो गया, चौथा 28 हो गया, पांचवा 35 हो गया। अब एक चीज गौर करोगे तो समझ में आएगा कि 7 के जो मल्टीपल हैं उनमें जो डिफरेंस है वो आपस में कैसा है? बराबर। और अगर डिफरेंस बराबर है तो औसत निकालने का आसान तरीका है पहली और आखिरी संख्या के योग का आधा। तो पहली और आखिरी संख्या का योग हो गया 42 और 42 का आधा अगर आपने कर दिया तो कितना हो गया? 21। क्या ये बात स्पष्ट हो पाई है? चलिए बढ़िया, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि राजीव के अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांकों का औसत 55 है। आराम से मेरी बात को समझें। तो राजीव के इंग्लिश और हिस्ट्री दोनों में प्राप्तांकों का औसत 55 है। अगर औसत 55 है तो पदों का योग 110 होगा। सवाल आया 110 कैसे आ गया? कि योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। वेरी गुड, 55 गुणा 2, 2 का गुणा क्यों किया? क्योंकि 2 सब्जेक्ट है। स्पष्ट? चलिए आगे लिखा है उसके अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांक, इंग्लिश और साइंस के प्राप्तांकों का औसत 65 है। अगर औसत 65 है तो पदों का योग 65 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 130। बहुत बढ़िया। अब आगे की बात पर आ जाइए। लिखा है कि उसके इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांकों में कितना अंतर है। तो अंतर निकालना है, घटा दीजिए, माइनस 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 कैंसिल। तो यहां से हो जाएगा हिस्ट्री माइनस साइंस बराबर -20। अर्थात हिस्ट्री और साइंस के नंबरों में जो डिफरेंस है वो कितना है? 20 आ रहा है। अब एक चीज स्पष्ट तौर पर सुनिएगा, -20 नहीं है, ध्यान रखना। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा पद घटाना। हमने क्या किया? छोटी संख्या में से बड़ी घटा ली है, इसलिए क्या आ रहा है? -20। तो ये दिमाग में मत रखना है कि नेगेटिव आ रहा है वहां पॉजिटिव लगा दिया है ना, अंतर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, अगर आप इसमें से इसे घटाएंगे तो +20 आएगा,
तो ध्यान रखना है कि अंतर हमेशा पॉजिटिव आता है। क्लियर है? वो तो मैंने स्वाभाविक ऐसे लिख दिया इसलिए -20 लिख दिया, लेकिन आंसर -20 नहीं, आंसर +20 होगा। क्लियर? चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। लिखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, उनमें सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताइए। मैंने आपको ये भी एक बात समझाई थी कल की क्लास में कि यदि 5 क्रमागत संख्याएं दी जाएं तो उन संख्याओं का औसत ही कहलाता है मध्यमान। तो यहां पर जो मध्यमान है, जो औसत है, वह कितना दिया गया है? 42। मेरी बात को सुनिएगा, आप कैसी संख्या ढूंढने निकले हो? सम। और 42 कैसी संख्या है? सम। अगर हम ढूंढने निकले हैं सम संख्या और मिली भी हमें सम संख्या, तो सवाल ये बना कि कितनी संख्याएं ढूंढने निकले? 5। और मिली कितनी भैया? 1। कौन सी वाली? बीच वाली। अब 5 में से अगर एक संख्या मिल गई तो 4 बची। अब 4 कैसे ढूंढोगे? सिंपल तरीका, बीच वाली मिल गई ना, सिंपल दिमाग में रखो, बीच वाली मिल गई तो 2 बड़ी होंगी और 2 छोटी होंगी। वेरी गुड, सही जवाब। तो 42 से पहले 40 आएगा, 40 से पहले 38 आएगा, 42 के बाद 44 आएगा, 44 के बाद 46 आएगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 8 आएगा। क्लियर? दूसरा एक और तरीका है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अगर अंतर निकालना है और संख्याएं अगर हैं सम या विषम, सम या विषम, सिंपल बात दिमाग में रखनी। तो सम हो या विषम हो, उनमें डिफरेंस होता है 2 का। और संख्याएं कितनी बोली है? 5। तो 5 में से 1 घटा दोगे, कितने आ जाएंगे? 4। तो हमारा जवाब आ जाएगा 8। लेकिन शॉर्टकट होते हैं भाई साहब। मुझे तो 10-11 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, 11वां साल चल रहा है, तो मेरे दिमाग में वो सारी चीजें सुरक्षित हो गई हैं। लेकिन आप एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, शॉर्टकट परीक्षा में अक्सर भूल जाते हैं, मेथड ही काम आते हैं। कॉन्सेप्चुअल बातें जितनी मजबूत हो जाएंगी उतना टॉपिक आपका बेहतरीन रहेगा। जिनको शॉर्टकट भी पढ़ाई समझ में आती बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही है कि बात की बात है, तो आपको बोलता समझाता जा रहा हूं। अगला देखिए, फिर से समझेंगे। लिखा हुआ है कि 6 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए। तो देखो, अंतर तो हम लोगों ने अभी सीखा, डायरेक्ट निकाल सकते। कैसे? 2 गुणा पद कितने? 6, 1 कम कर दो तो डिफरेंस कितना आएगा? 10। अब बात करते हैं इसके मेथड की। मेथड क्या है? देखो समझो, मेथड भी इतना मुश्किल थोड़ी है, उसको लेके शॉर्टकट बनाने की जरूरत है। आप समझिए बस, 6 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 48 है। 48 को कहां लिख लो? बीच में। अब गौर करना मेरी बात पे, यहाँ पे 48 विषम ऑड नंबर है? नहीं है ना, इवन नंबर ही तो है, सम संख्या ही तो है। तो दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना? 48 जो संख्या दी गई है वो बीच में तो आ सकती है क्योंकि एवरेज है, लेकिन काउंटिंग में नहीं आ सकती। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इस संख्या का उपयोग करके 6 संख्याएं निकाल तो लोगे, लेकिन ये काउंटिंग में नहीं आएगी। वो 6 इसके अलावा 6 हैं, क्योंकि ये सम है, हम क्या ढूंढ रहे हैं? विषम। तो ये मध्य में तो आ जाएगी, लेकिन काउंटिंग में नहीं आएगी। ठीक है, काउंटिंग में नहीं आएगी, बीच में तो आ जाएगी। समझिए, अब बीच में ये आ गई। हम कितनी ढूंढ रहे निकले थे? 6। कितनी मिली? कोई नहीं। हाँ, एक बीच वाली मिल गई है, बाकी कोई नहीं मिली। तो दिमाग लगा दो, 6 में 1 तो मिल गई, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, नहीं मिली तो बीच। ये तो पता चल गया कि शुरुआत कहां से करनी है, बिल्कुल पता चल गया। कैसे शुरुआत करोगे ये पता चल गया, उन 6 संख्याओं के बीच में 48 आता है। तो ये हुआ कि 3 बड़ी 3 छोटी। सिंपल। 3 बड़ी कौन सी? 48 के बाद आएगी 49, 49 के बाद 51, 51 के बाद 53, 48 से पहले 47, 47 से पहले 45 और 45 से पहले 43। तो आप देखो 43 और 53 का डिफरेंस कितना आएगा? 10 आएगा। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली निकाल सकते हैं, जैसे आपको बढ़िया तरह समझ में आए वैसे निकाल सकते हैं। लेकिन देखो वही बात है, मैं आपको शॉर्टकट्स पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन मैं शॉर्टकट्स का समर्थन कभी भी नहीं करता। कारण वो टाइम चला गया जब शॉर्टकट से परीक्षाएं पास हो जाती थी। ठीक है, देखिए
तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत। अब देखो यहां बोला है तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत, दिया नहीं है औसत। अब जब औसत दिया नहीं है तो क्या करो, संख्याएं मान लो। जैसे एक संख्या मान ली r, तो एक हो जाएगी r+2, एक और हो जाएगी r+4। तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो इनका औसत वही होगा जो मध्य में लिखी है, यानी r+2। औसत पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत, अगर संख्याएं क्रमागत हैं, सम हो, विषम हो, प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, गुणज हो, औसत क्या होता है, बीच वाला पद। औसत क्या होता है, मध्यमान। बहुत बढ़िया। आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा r माइनस ry3 बराबर इधर हो जाएगा 14 माइनस 2। ये हो गया 3r माइनस r 2ry3 बराबर कितना हो गया 12। यहां से देखिए तो r बराबर अगर आप निकालेंगे तो 3 ऊपर चले जाएंगे, 36 हो गया, 2 नीचे आ जाएंगे, तो r बराबर कितना आ गया 18। इन्होंने पूछी है पहली संख्या, तुम्हारा आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। क्या ये बात स्पष्ट हो गई है? चलिए यहां तक समझ गए होंगे। दोबारा देखो, तीन क्रमागत सम संख्याएं, औसत दिया नहीं था, दिया होता तो डायरेक्ट बना लेते। हमने मान ली बीच वाली संख्या उनका औसत हो गई, पहली संख्या के 1/3 से 14 ज्यादा है, और आगे मामूली सी कैलकुलेशन मैंने पूरा कर दिया ताकि आपको समझ में आए, वरना मुझे इतना करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला सवाल। 4 लड़कों ABCD की औसत आयु 5 वर्ष है। 4 लड़के हैं ABCD, आराम से समझना मैंने क्या सिखाया, अब यहाँ पे गौर से समझते जाना। 4 लड़के हैं, उनका औसत आयु दी है 5 वर्ष, तो डायरेक्ट निकाल लो उनका योग। योग कैसे निकालते हैं, पदों का योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। ABD की औसत आयु 6 वर्ष है, ABD और E इनकी औसत आयु 6 वर्ष है, तो टोटल कितना हो गया 24। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, हमें बोला गया है यदि C की आयु 8 हो तो E की आयु बताइए। अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि A से A कट जाएगा, B से B, D से D, तो हमें ये पता चलेगा कि E में से C घटा के 4 आ रहा है। आराम से सुनिएगा, ठीक है। इसमें से ये घटा दिया है, पहले मैंने इसमें से ये घटा दिया था पिछले एक सवाल में, तो आप परेशान हो गए थे कि आंसर नेगेटिव आ गया, इसलिए मैंने इस बार बड़े में से छोटा घटाया। तो A से A खत्म, B से B खत्म, D से D खत्म, E से C घटाया तो 4 आ गया। अब देखो C की आयु कितनी है 8 वर्ष। अगर C की आयु 8 वर्ष है तो E की आयु 12 हो गई, क्योंकि 8 को ट्रांसपोज्ड करोगे, पक्षांतर करोगे तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा और आपका उत्तर 12 आ जाएगा। क्या ये बात स्पष्ट कर पा रहा हूं? बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। लिखा है कि 25A प्लस 25B बराबर 115। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 115 की जगह 125 है। ठीक है, चलिए ए बी का औसत बताइए। देखो एक बात समझना मेरी, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और वी का औसत बताइए, तो क्या हम ये बात कहने में सक्षम हैं कि ए और वी अगर दो संख्याएं हैं तो इनका औसत a प्लस बी बट्टे 2 होगा, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। और यहां अगर गौर करेंगे तो 25 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ a प्लस बी बराबर 125 आएगा। और यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि a प्लस बी बराबर 25 से डिवाइड कर दो तो 5 आ जाएगा। और हमें जरूरत किसकी थी भैया, a प्लस बी अर्थात 5 आ गया। तो मेरा और आपका जो आंसर है वो 2.5 आ गया। क्या ये बात स्पष्ट हो पाई? बिल्कुल। 25 कॉमन ले लिया, a प्लस बी की वैल्यू आ गई, औसत ए बी का निकाला है, a प्लस बी बट्टे 2, तो आंसर हमारा 2.5 आ गया। चलिए आगे की बात पर आगे गौर करते हैं। अगला लिखा हुआ सवाल है कि 7a प्लस 7b प्लस 7c बराबर 252। फिर वही देखो सवाल वही है, गौर से देखना। अगर आपको a b c का औसत निकालना है
तीन संख्याएं हैं जिन जो आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। तो कोई सी भी तीन संख्याओं का अगर औसत निकाला जाएगा तो औसत होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। क्या ये बात स्पष्ट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। चलिए देखिए, अब यहां से देखो, यहां क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लो। 7 कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 252 हो जाएगा। तो यहां से a प्लस वी प्लस सी बराबर आपके पास 7 कॉमन ले लिया है। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो यहाँ भी क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 36 प्लेस कर दो तो मेरा और आपका उत्तर 12 आ जाएगा। क्या ये बातें स्पष्ट कर पा रहा हूं? बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल लिखा है कि x प्लस वाई बराबर, गौर से देखने की जरूरत है कि लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 17, वाई प्लस जेड बराबर 12, जेड प्लस एक्स बराबर 19। आप मेरी बात को ध्यान देना, लिखा है कि x प्लस वाई बराबर दिया गया है 17, वाई प्लस जेड बराबर दिया गया है 12 और जेड प्लस एक्स बराबर दिया गया है 19। आप मेरी बात को समझिएगा। तो क्या हम ये कहने में समर्थ हो पाएंगे कि अगर हमें एक्स वाई जेड का औसत निकालना है, तीन संख्याओं का औसत, और हम लोगों को एक बात पता ही है कि अगर तीन संख्याएं कोई भी एक्स वाई जेड है तो इनका औसत क्या आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टे 3। तो हम लोगों की जो आवश्यकता है वो तीनों संख्याओं का योग निकालने की आवश्यकता है। अगर हम योग निकालने में सक्षम हो गए तो औसत निकालने में सक्षम हो जाएंगे। हाँ या ना? बिल्कुल स्पष्ट बात हो रही होगी, है ना? चलिए देखिए, तो क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। x और x को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, y और y को जोड़ेंगे 2y हो जाएगा, z और z को जोड़ेंगे 2z हो जाएगा। इधर 19 और 12 31 और 17 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड 2 कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया? 24 आ गया। अगर यहाँ 24 आ गया तो बाबूजी आप ये बताने में सक्षम हैं या नहीं कि इसका आंसर 8 आ जाएगा, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है कि 60 मानों का औसत 40 है तथा 40 मानों का औसत 60 है, सभी मानों का औसत बताइए। देखिए, 60 संख्याओं का औसत 40 है, तो अगर 60 संख्याओं का औसत 40 है तो 60 संख्याओं का योग हो जाएगा औसत गुणा पदों की संख्या, तथा 40 मानों का औसत 60 है। 40 मानों का औसत 60 है तो योग हो गया 40 गुणा 60। औसत बराबर पदों का योग आपने दोनों हिस्सों का अलग अलग योग निकाल के जोड़ लिया तो आपको संपूर्णतः पदों का योग मिल गया बट्टे पदों की संख्या। दोबारा समझना, 60 संख्याओं का औसत 40 है तो योग कैसे निकालते हो? औसत गुणा पदों की संख्या, 60 गुणा 40। 40 संख्याओं का औसत 60 है, 40 गुणा 60 बट्टे 100। ठीक है, चलिए तो यहां से हमें पता चला कि जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4800। 4800 डिवाइडेड बाई 100 तो आंसर हमारा 48 आ जाएगा। स्पष्ट हो पा रहा है? हम लोगों ने सीखा कि पदों का योग निकालना है तो औसत और पदों की संख्या से गुणनफल करना है। एकदम स्पष्ट हो पा रही है बात? बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल है कि एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में 98 रन बनाता है, तदनुसार वह अपनी रन संख्या में 4 की वृद्धि कर लेता है। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है? देखिए मेरी बात को समझिए, आराम से समझना। तो बल्लेबाज एक बल्लेबाज, शॉर्ट में लिख लेता हूं, इतना क्या लिखना, एक बल्लेबाज ने 18 पारियां खेली
जहां उसका औसत पता नहीं है। फिर वो एक पारी और खेलता है, 19 हो जाती है, और जहां उसका औसत पहले जितना था उससे 4 बढ़ जाता है। तो एक बल्लेबाज की 18 पारियों का एवरेज कितना है पता नहीं है, तो ए मान लीजिए। बाद में 4 बढ़ गया तो A+4 मान लीजिए। यहां तक डाउट नहीं होगा। आपको पता है औसत और पदों की संख्या दी जाए तो पदों का योग निकाल सकते हैं। 18 पारियों का योग 18A, 19 पारियों का योग 19A+76। कैसे निकाला? योग निकालना है तो औसत गुणा पदों की संख्या, औसत गुणा पदों की संख्या। स्पष्ट हो रही है बात? अब एक चीज सोचिए मेरे साथ साथ, हमें दिख रहा है कि 18 पारियों के योग से 19 पारियों का योग ज्यादा हो रहा है, और हमें ये भी दिख रहा है कि भैया जो ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है कि इससे ये है A+76 ज्यादा है, जो बराबर होगा किसके, ये समझ लेते हैं। देखिए सुनिए क्या कहानी। सचिन तेंदुलकर 40 पारियों में 3000 रन बना चुके हैं। तो सचिन तेंदुलकर का स्कोर 40 पारियों का कितना है? 3000 रन। फिर वो एक और पारी खेलते हैं, 41वीं पारी, और उस पारी में होता यह है कि 41वीं पारी खेलने के बाद उनका जो औसत स्कोर है वो बढ़ जाए। तो तभी बढ़ेगा जब उन्होंने 41वीं पारी में रन बढ़ा के बनाए होंगे। कितने बढ़ा के? जितने वो पहले बना चुके हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला कि 40 पारियों में सचिन तेंदुलकर का स्कोर कितना है? 3000 रन। 40 पारियों में सचिन तेंदुलकर का स्कोर 3000 रन। अगर वो अगली एक पारी में 100 रन बनाए तो स्कोर कितना हो जाएगा? 3100। क्या हुआ? बढ़ गया। कितना? जितना उन्होंने अगली पारी में रन बनाए। तो क्या ये बात मैं कहने में स्पष्ट हूं कि यहां बल्लेबाज द्वारा कितने रन बनाए गए हैं? 98। और यहां जब हम देख रहे हैं 19 पारियों के टोटल से 18 पारियों का टोटल घटाएं तो वास्तविक वैल्यू वह आएगी जो उन्होंने आखिरी पारी में रन बनाए। तो आखिरी पारी में जो हमारा डाटा कहता है उसमें A+76 बनाए हैं, लेकिन वास्तविक डाटा के अनुसार 98 बनाए। या ऐसे कह दो, 18 पारियों के योग से 19 पारियों का योग ठीक उतना ही ज्यादा होगा जितना हुआ 19वीं पारी में रन बनाता है। आखिरी पारी में जितने रन बनाएगा उतना ही तो स्कोर बढ़ेगा। तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा। तो A बराबर हमारा जो डाटा है वो कितना आएगा? 22। तो यहां से हम देखें कि 19वीं पारी के बाद औसत स्कोर देखो, 18 का स्कोर, औसत 22, और 19वीं पारी के बाद औसत 26 हो जाएगा, क्योंकि औसत में 4 रनों की वृद्धि हो गई है। क्लियर है? एक बार स्पष्ट हो गया होगा, दोबारा समझिए। देखिए कोई बल्लेबाज, कोई भी, मैंने रैंडम पारियां ले ली, 50 ले लीजिए, 50 पारियों में कोई बल्लेबाज 3000 रन बना चुका है। तो अगर अगली पारी में वह शतक बनाता है तो 100 ही तो बढ़ेंगे। तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं कि 50 पारियों में 3000 रन, तो 51 पारियों में 3100 रन। तो 51 पारियों के टोटल से 50 पारियों का टोटल घटा दिया जाए, 19 पारियों के टोटल से 18 पारियों का टोटल घटा दिया जाए, तो वास्तविक रन कितने आएंगे? 98। और फॉर्मुलेटेड रन कितने आएंगे? इसमें से ये घटा लीजिए, ये डाटा आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 8 लड़कों की औसत आयु A वर्ष है। यदि उनमें से S लड़कों की औसत आयु V वर्ष है तो शेष लड़कों की औसत आयु बताइए। देखिए सुनिएगा, 8 लड़कों की औसत आयु A वर्ष है, S लड़कों की औसत आयु V वर्ष है, तो शेष लड़कों की औसत आयु बताइए। देखो आराम से मेरी बात को समझना, ठीक है? सुनिएगा बात को। बैठ जो से वो मारे होंगे, बैठ।
तो शेष लड़कों की औसत आयु कैसे निकालेंगे? देखो, तो अगर एक क्लास में मैं आपसे बोलूं कि टोटल 50 बच्चे हैं, जस्ट एन एग्जांपल मान लीजिए, अब 50 में से 20 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी रह गई? 30। 50 में से अगर 40 लड़कियां हैं तो लड़के कितने रह गए? 10। कैसे निकाल पा रहे हैं? कुल संख्या में से एक निर्धारित संख्या को अगर घटा देते हैं तो दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। जैसे R लड़कों की औसत है, A वर्ष है, इनमें से S हटा दो, तो R लड़कों में से अगर S लड़के हटा दोगे तो बचेंगे कितने? R माइनस S। अब देखो, औसत निकालने के लिए क्या करना होगा? R लड़कों के योग में से S लड़कों का योग घटाना होगा, सिंपल बात है। तो R लड़कों का औसत अगर A है तो उनका योग हो गया RA, और S लड़कों का औसत अगर V है तो उनका योग हो गया SB। तो हमारा शेष लड़कों की औसत आयु क्या हो जाएगी? RA माइनस SB अपॉन R माइनस S। दोबारा समझिए, देखिए, टोटल संख्या R है, इनमें से S हटा दो, तो हटाने का मतलब घटा दो, कितने बचेंगे? R माइनस S। यहाँ क्या करना? सिंपल, R का योग माइनस लगाए तो माइनस लगा लो, प्लस लगा होता तो प्लस लगा लेते, S का योग। क्लियर? आगे तो ये काटपीट होगी नहीं, तो हमारा जवाब इतना ही रहेगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बात को समझना, कि 3 लड़कों PTR का औसत 3 लड़कों PTR का औसत 54 सही 1/3 किलोग्राम है, ये लिखा हुआ है। पॉइंट पर आते हैं। और TFG का औसत 53 किलोग्राम है। PTRFG का औसत बताइए। देखिए, 2 स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना है, फिर बात करेंगे, सुनिएगा। PTR का औसत दिया है तो योग निकाल लीजिए। योग कैसे निकालेंगे? औसत गुणा पदों की संख्या। तो ये दिया गया औसत 54 गुणा 3 162, तो ये हो गया 163/3 गुणा 3, तो बराबर PTR का जो औसत भार था उससे आपने कुल भार निकाल लिया, जो कितना आ जाएगा? 163 किलोग्राम आ जाएगा। TFG का औसत भार, T, F और G, इसका औसत भार कितना है? 53, तो 53 गुणा 3 कर दीजिए, 159 किलोग्राम आ जाएगा। अब देखिए, मेरी बात को सुनिएगा शांति से, ठीक है? आराम से समझना। यहां लिखा है कि इन्होंने बोला है कि औसत भार बताइए, किसका? तो औसत भार बताना है T, R, F, G और एक रह गया P। दोबारा बताओ, P, T, R, F, G डिवाइडेड बाई 5। अब एक गौर करना है, अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ लूं तो दिक्कत क्या आएगी? P, T, R, F, G, एक T कैसा आ रहा है? एक्स्ट्रा। क्या हमें उस T की वैल्यू पता है? बिल्कुल नहीं पता है। तो जब हमें उस T की वैल्यू ही नहीं पता है, हमें योग चाहिए 5 लोगों का, योग मिल रहा है 6 हो गए क्योंकि एक डबल हो गया, तो हमें चाहिए 5 लोगों का, टोटल मिल रहा है 6 लोगों का। अतः आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि इस सवाल को हम आगे हल नहीं कर सकते। अगला देखिएगा गौर से। अगला सवाल है कि एक छात्र के, समझना, 4 विषयों का औसत प्राप्तांक 75 है। यदि उसके 5वें विषय का प्राप्तांक 80 हो तो उसके सभी विषयों का औसत प्राप्तांक क्या होगा? देखिए, आराम से समझना। तो कुल मिला के 5 लोग हैं, 5 विषय हैं। अब हम कैसे समझेंगे? देखो समझो, 4 विषयों का औसत प्राप्तांक 75 है, तो उन 4 विषयों का निकाल लो टोटल। 4 विषयों का औसत 75 है, तो योग कितना हो गया? 300। आगे समझना, 5वें विषय में कितने मिले? 80 नंबर। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। दोबारा समझो, 4 सब्जेक्ट का एवरेज 75। सिंपल बात दिमाग में रखनी है, जब जब पदों की संख्या और औसत दिया जाए तो पदों का योग निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं? औसत गुणा पदों की संख्या। क्लियर?
तो 4 सब्जेक्ट का टोटल गुणा करके आ गया, 5वें का नंबर दिया हुआ है, तो टोटल आपके पास हो गया कितना 380 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 76। तो यहां तक ये बात स्पष्ट हो गई होगी। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। लिखा है कि एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि इनमें कक्षा अध्यापक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक की आयु बताइए। सुनिएगा शांति से। देखो, जब 20 लोग हैं, 20 विद्यार्थी हैं, तब उनका एवरेज दिया है 21, और हम क्या कर सकते हैं कि अगर पदों की संख्या और पद दिए जाएं, औसत दिया जाए, पद और औसत दिए जाए, तो पदों का योग निकाल सकते हैं। 20 लोगों का एवरेज अगर 21 है तो पदों का योग हो गया 420। ठीक है। कक्षा अध्यापक अगर शामिल कर लोगे तो लोग हो जाएंगे 21, और लोग जहां 21 हो रहे हैं औसत वहां 1 बढ़ रहा है, यानी 22 हो रहा है। तो जो पदों का योग 420 आ रहा था वही पदों का योग अब 462 आ रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो टोटल 420 था वो 462 कैसे हो गया? तो उसका सीधा जवाब है, पहले समूह में लोग 20 थे तब टोटल इतना था, अब समूह में लोग 21 हो गए, एक कक्षा अध्यापक की शामिल कर लो। अगर कक्षा अध्यापक को भी शामिल करते हो तो योग कितना हो रहा है 462। तो यहां से ये स्पष्ट हो गया कि कक्षा अध्यापक की उम्र 42 साल है, क्योंकि जो भी टोटल सब टोटल जितना भी इंक्रीज हुआ है वो पूरी तरह से किसकी वजह से? कक्षा अध्यापक की वजह से। तो स्पष्ट हुआ कि कक्षा अध्यापक की आयु 42 वर्ष है। अगला देखिएगा गौर से, फिर से समझना, सेम सवाल है, बस डाटा थोड़ा सा अलग है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। देखिए गौर से, अगर 5 संख्याएं, कोई भी 5 संख्याएं हैं और इनका औसत दिया है 27, 5 संख्याओं का औसत अगर 27 है तो टोटल कितना हो गया 135। एक संख्या निकाल दी जाए, अगर एक संख्या निकाल दी जाए तो कितनी रह जाएंगी 4। 4 संख्याओं का औसत कितना है 25। अगर एक संख्या निकाल दी जाए तो कितना रह जाएगा 4, और इनका औसत कितना है 25। तो देखो 5 संख्याओं का टोटल कैसे निकालोगे? 5 गुणा 27। एक संख्या हटा दो, 4 बच गई, 4 का औसत कैसे निकालोगे? 4 गुणा 25। तो हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि जब 5 संख्याएं थी तब टोटल 135 था, जब संख्याएं 4 रह गई तब टोटल 100 रह गया। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि जो संख्या निकाली गई है वो कितनी निकाली गई है? 35 निकाली गई है। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? चलिए आगे देखिए। 31वां सवाल दिया गया है कि 5 संख्याओं का औसत 58 है। आराम से मेरी बात को समझना। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 48.5 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 53.5 है। तीसरी संख्या बताइए। देखो आराम से समझो, पहली 2 संख्याओं का औसत 48.5, तो पहली 2 संख्याओं का योग कैसे निकालोगे? औसत गुणा पदों की संख्या। तीसरी संख्या हमें नहीं पता, अंतिम 2 संख्याएं वो भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उन दोनों संख्याओं का औसत 53.5 है। सुनिएगा मेरी बात को शांति से। देखो, प्रथम 2 संख्याओं का औसत यानी 2 गुणा औसत योग निकल आएगा, अंतिम 2 संख्याओं का औसत तो यहां से योग निकल आएगा। अब गौर करना, पहली दोनों संख्याओं का जोड़ ये रहा, अंतिम दोनों संख्याओं का जोड़ ये रहा, और जो संख्या नहीं पता वो मैंने मान ली है तीसरी, तो 5 संख्याओं का जोड़ हो गया ना। और 5 संख्याओं का जो औसत 58 दिया है वहां से 5 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। फिर से समझना, देखो 2 तरह से योग निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट 5 संख्याएं एवरेज 58, एक तरीका, पहली 2 संख्याओं का जोड़ ये है, अंतिम 2 संख्याओं का जोड़ ये है, और बीच वाली संख्या हमें पता नहीं है, वो हमने कुछ भी मान ली है। देखो 48 दूनी 96 और 1 97 प्लस 53 दूनी 106 और 1 107 प्लस तीसरी संख्या बराबर कितना हो गया 290। आगे समझना ध्यान से, अगर इन दोनों को जोड़ ले तो 107 में
और आपको 97 जोड़ना है, तो 7 और 7 14, 10 और 9 19 और 1 20, 204 प्लस तीसरी संख्या बराबर हो गया 290। तो तीसरी संख्या हमारी कितनी आ रही है? 86। एक बार दोबारा चेक कर ले रहे हैं। 5 गुणा 8 0, 5 गुणा 5 और 4 29, सही है। 48 दूनी 96.5 है, 97 हो गया। 53 दूनी 106.5 है, 107 हो गया। दोनों को जोड़ा तो 100 और 90 190, 7 और 7 14, 204 हो गया। तो 30 दो टोटल संख्या में से 204 घटाओगे, 290 में से 204 घटाओगे तो आंसर 86 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार आप देखते चलिएगा। अगला सवाल देखिएगा, ध्यान से गौर से समझने का प्रयास करेंगे। देखो क्या मामला है कि 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। देखो मामला बड़ा सिंपल है, समझना मेरी बात को ध्यान से गौर से। देखो तो नए व्यक्ति का भार कितना है? देखो एक चीज समझो, अगर सिंपल सी बात है, हम लोगों ने क्या सीखा कि औसत का मतलब है किसी दी गई मात्रा को दिए गए पदों में बांट देना, और किसी समूह में ऐसा हो कि कोई एक व्यक्ति जाए और उसकी जगह एक नया व्यक्ति आए तो एक ही कंडीशन लागू होगी। क्या कंडीशन? कि जाने वाले का वजन अगर 80 किलोग्राम है, जाने वाले का वजन अगर 80 किलोग्राम है तो आने वाले का वजन अगर 80 ही है तो औसत सेम रहेगा। वजन सेम, औसत सेम। अगर नए वाले का वजन 80 से बढ़ जाए, नए वाले का जो वजन है वो 80 किलोग्राम की जगह बढ़ जाए तो इनका मूल औसत भी बढ़ जाएगा। अगर नए वाले का वजन 80 की जगह कम हो तो मूल औसत कम हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। तो समझो, नए व्यक्ति की वजह से जाने वाले का वजन कितना है बताओ? 80 किलोग्राम। और आने वाले का वजन नए व्यक्ति ने क्या किया कि औसत कम कर दिया है, इसका मतलब उसका वजन 80 से कम होगा। सामान्य बात है ना। कितना कम कर दिया? 3 किलोग्राम। कितने लोगों का? 6 लोगों का। दोबारा समझो, 80 वाला गया, अगर नए के आने से औसत बढ़ता तो यहाँ प्लस लगाते, घटता तो माइनस लगाओ। कितना घटा? 3 किलोग्राम। कितने लोगों का? 6 लोगों का। 6 लोगों का वजन 3 किलोग्राम घटता जाए। मैंने क्या बोला था? औसत का मतलब है माना जा सकता है कि सब में संख्या बराबर बांटी गई है। तो नए वाले का वजन पुराने वाले से कितना? 18 किलोग्राम कम होगा, यानी हमारा आंसर 62 किलोग्राम आ जाएगा। स्पष्ट हुई मेरी ये बात? क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। लिखा है कि किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक अध्यापक जिनकी आयु 55 वर्ष है का देहांत हो जाता है। तो अब अध्यापकों की औसत आयु बताइए। तो अध्यापकों की वर्तमान में औसत आयु बतानी है। आराम से मेरी बात को समझिए, सवाल दोबारा पढ़ते हैं फिर करेंगे। देखो, किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक अध्यापक जिसकी आयु 55 वर्ष है का देहांत हो जाता है। उसके स्थान पर एक 39 वर्ष आयु का अध्यापक भर्ती किया जाता है। अब अध्यापकों की औसत आयु कितनी है? तो देखो, 2 तरीके सोचते हैं हम लोग आमतौर पे। क्या, कौन सा? 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष थी, 8 गुणा 40। इसमें से 55 वाले का देहांत हो गया और 39 वाला एक बढ़ गया। तो सिंपल बात है, 8 अध्यापकों में एक आया एक चला गया, मतलब संख्या 8 ही रही। स्पष्ट हो रही है बात? अब यहां से गौर से देखो, 8 से 8 काट दो, कितना आएगा? 40 माइनस 55 में से 39 घटाओगे, कितना आएगा? 16/8। तो हमारा जो आंसर है वो 40 में से 2 कम कर दो, कितनी आएगी? 38 वर्ष। दोबारा देखो, 8 अध्यापकों की औसत आयु 40, तो योग हो गया 8 गुणा 40। 55 वाला गया, 55 वाला माइनस, 39 वाला आया, 39 वाला प्लस, लोग कितने रहे? 8 ही। क्यों? एक गया और उसकी जगह एक ही आया, अतः हमारे सवाल का जवाब 38 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए, एक आदमी प्रथम 4 महीनों में औसतन 1800 रुपए मासिक खर्च करता है।
और अगले 8 महीनों में 2000 रुपए मासिक खर्च करता है, वर्ष में 5600 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय बताइए औसतन। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, बचत दी गई है वार्षिक रूप से और खर्चा दिया गया मासिक रूप से। अब हम क्या करेंगे, सबको वार्षिक बना लेंगे, सुनिएगा आराम से, ठीक है। देखो तो वार्षिक खर्च कितना हुआ कैसे निकालेंगे, देखिएगा अभी आप गौर से। वार्षिक खर्च निकाल लेंगे, वार्षिक बचत दी हुई है, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं, सिर्फ शब्द लिख रहा हूं, और इसी से आप वार्षिक आय बना लेंगे। कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको समझाऊंगा। और वार्षिक आय से फिर आप बड़े आराम से उसकी मासिक आय बना लेंगे। अब ये सब करेंगे कैसे वो समझने का प्रयास करना है। देखो एक आदमी पहले 4 महीने में औसतन 1800 रुपए खर्च करता है, तो टोटल कितना खर्चा हो गया, 4 गुणा 1800। क्या सिखाया था, पदों का योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। चलो आगे, अगले 8 महीने में औसतन 2000, अगले 8 महीने में 2000, तो ये हो गया। अब देखो 7200 का खर्चा यहां हुआ, 16000 का खर्चा यहां हुआ, तो दोनों जगह टोटल खर्चा मिलाओगे तो हो जाएगा 23200 रुपए। स्पष्ट हुआ, बढ़िया। वार्षिक बचत देखोगे तो उन्होंने डायरेक्ट दी है कि सीधी सीधी लगा सकते हो 5600 रुपए। अब मुझे एक बात का जवाब देना आप, अगर मैं साल भर में 23200 रुपए खर्च करता हूं, 5600 बचाता हूं, तो क्या ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मैं 28800 रुपए कमाता हूं। मेरी इनकम में से अगर मैं 5000 खर्च करूं, 4000 बचाऊं, तो आप बोल देंगे कि भैया 9000 की इनकम है, आईफोन तो नहीं आएगा, कोई ना, गुजर करेंगे। तो यहां इनकम कितनी, 28800। अब इस इनकम जो निकली वो वार्षिक निकली, और हमें वार्षिक नहीं चाहिए, हमें कैसी चाहिए, मासिक। तो क्या करोगे, 12 का भाग, बिल्कुल। तो 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 2400 बार। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि उस आदमी की औसतन मासिक आय 2400 है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, और आज की कक्षा का ये आखिरी सवाल है, इससे आगे के सवाल मिलेंगे आपको इससे अगली कक्षा में। तो चलिए देख लेते हैं। लिखा है, अंग्रेजी की परीक्षा में 24 छात्रों के औसतन अंक 56 हैं। देखो तो हमें ये समझ में आ गया, बात को मेरी को समझना बड़ी शांति से, गौर से। देखो नया औसत, 24 छात्रों के औसतन अंक 56 है, तो योग हो गया 24 गुणा 56। फिर देखो पता चला कि 3 अंक 48, 59, 67 गलती से 44, 45, 61 लिखे हुए थे, तो गलती मिटा दो, जीवन में गलतियां हटा दो, सच्चाई ले आओ, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यही कॉन्सेप्ट यहां लगा दो। देखो क्या हुआ, जो जो गलतियां हैं, जैसे 44 गलत हुआ, 45 गलत हुआ, 61 गलत हुआ, हटा दो। और जो सही बातें, 48 सही है, 59 सही है, 67 सही है, बढ़ा लो। और रहे तो पद 24 ही। देखो एक चीज समझना, 3 संख्याएं माइनस नहीं हुई है, लेकिन समझो 3 संख्याएं हटा के उनकी जगह 3 संख्याएं लाओगे, है ना। तो 3 हटाओ 3 लाओ, रही संख्याएं कितनी, उतनी जितनी थी। तो क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही। अब कैलकुलेशन करना मेरी तरह, ये बेवकूफी मत करना कि गुणा करके घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, शाम तक कर रहे हैं ना, दिमाग लगाना। सुनो 24 से ये काट दो, कितना हो गया, 56 आ गया। अब यहां देखो, माइनस के 44 प्लस के 48, 4 बचा, माइनस के 44 से प्लस के 48 में कितना मिला, 4। माइनस के 45 से प्लस के 59 में कितना मिला, 24। माइनस के 61 से प्लस के 67 में कितना मिला, 6। तो बाबूजी, बेटा जी, बढ़ रहा है ना, कितना, 24। कितने लोगों का, 24 का। जो भी अतिरिक्त मिले उनमें बांट दो, कम पड़े उनसे ले लो। बांटना या लेना उन्हीं से है। तो 24 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो हमारा सही औसत 57 आ जाएगा। चलिए ध्यान से यहां तक समझिए, ठीक है।
तो देखो मैंने प्रयास पूरा किया है, लेकिन क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि मेरे लिए कैमरे के सामने ऑफलाइन क्लास में मैं थोड़ा कंफर्ट महसूस करता हूं। अब इस क्लास में क्या है, मेरे लिए थोड़ा कैमरे के सामने फेस कर पाना, बच्चे हैं नहीं, क्या बोलूं क्या बातें बनाऊं, ऑफलाइन क्लास थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन ये बात मैं प्रयास कर रहा हूं फिर भी आपको समझाने का। बाकी एक आजादी आपको दी हुई है, किसी भी सवाल में दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगली कक्षा की वीडियो बनाने से पहले मैं आपके उन सवालों को एक बार पुनः डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सवाल नंबर 35 तक पढ़ लीजिए, मिलेंगे अब हम इससे अगली कक्षा में। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए, मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।